अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पूरा रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच इस पर रॉटरडैम में जारी है। नीदरलैंड की टीम ने अब से कुछ देर पहले 8 विकेटों पर 165 रन बना लिए हैं। इस सीरीज में पाकिस्तान की जो अब तक की हिकमत अमली रही है, परफॉर्मेंस रही है, सिलेक्शन रही है और ऑब्वियसली फिर एशिया कप आ रहा है आगे, जिसके लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। इस सीरीज में क्या हम उस हवाले से गेन कर सके हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के हवाले से बड़ी धूम मची हुई है क्योंकि 2 मैचेस कंफर्म है, एक फाइनल हुआ तो 3 मैचेस। तो इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे। हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ हमें सीनियर दर्जाकार मिर्जा इकबाल बेग भी ज्वाइन करेंगे। नीदरलैंड की आज पाकिस्तान के खिलाफ जो बैटिंग है उसका आगाज बड़ा तबाकुन रहा, जब पाकिस्तान ने सिर्फ 8 रन पर 3 विकेटें गंवा दी, लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी रिकवरी हम कह सकते हैं उस लिहाज से। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन आज बहुत मजीद बेहतर है। 166 रन बनाए हैं नीदरलैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर और अभी 41.1 ओवर का खेल हुआ है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब को खुशामदीद कहते हैं। तौसीफ भाई, यकीन तौर पर इस वनडे सीरीज के अंदर हमने इससे पहले भी बात की थी कि शायद सिलेक्शन के हवाले से, ये परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें। पहले मैच में तो 298 रन बना डाले, 16 रन से पाकिस्तान जीत सका। लेकिन आज एक मरतबा फिर हमारी बॉलिंग ने हमें बहुत अच्छा जो है वो स्टार्ट फराहम किया। बट ओवरऑल आपकी क्या राय है इन 2 मैचेस पे जो अब तक पाकिस्तान टीम की और फिर नीदरलैंड ने जिस तरह की फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है? देखिए, नतीजा तो भी आना था जो आज नजर आ रहा है, और ये पिछला मैच जीते हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये मिक्स अप हो गया थोड़ा सा। आपने बात की है कि टीम सही खिलाई, गलत खिलाई, अब वो एक डिफरेंट है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि नीदरलैंड एक यंग टीम जरूर है, उनके प्लेयर भी मौजूद हैं, सारा अपने यहाँ अच्छा खेलते हैं वो। पिछले मैच में आपने देखा बहुत टफ उनका 50 ओवर ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलना मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है। मैं तो इस लिहाज से भी श्योर, बट उन्होंने तो कमाल कर दिया कि 298 जो है वो करके दिखाए और थोड़े से पीछे रह गए। बट आई थिंक मेरा ख्याल हम अपनी टीम की अगर बात करें तो हमारी चॉइसेस अब तक ठीक नहीं आ रही। चॉइसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जीत रहे हैं और फिर बातें निकलेंगी तो अब क्वेश्चन होता है, तो बात करता जरूर है आदमी। तो देखिए, कुछ लोगों को जो कॉन्क्रीट करने वाली बात, वो टीम में जगह बननी चाहिए। आप टीम बनाने की कोशिश नहीं कर। इंडिया टीम जिम्बाब्वे गया, वहाँ नए लड़के, यहाँ भी आपको खिला देना चाहिए थे कुछ लड़के। इससे कौन सी प्रॉब्लम थोड़ी। हाँ, फिर वो एक चीज आती है, हम तो इसलिए कर रहे थे कि हमें रैंकिंग में ऊपर जाना है, पॉइंट्स ऊपर करने, एक बहाना ये अच्छा हो गया। बट आप इस टीम को तो आपके दूसरे भी मारते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मार सकते थे। पर ठीक है, वो अच्छा खेले अपनी जगह है, लेकिन हम खराब खेले और आज हमने दिखा दिया उन्हें कि जो है वो आप अभी भी 150 रन बन गए। थोड़ी सी पिच ऊपर नीचे हो रही है, जरूर है जी। तो मेरा ख्याल है कि, और कप्तान साहब ने कहा भी, या तो पहले गलत कहा था उन्होंने उस वाले मैच में बैटिंग करके गलत किया था, या भी उन्होंने जब टॉस हारे भी तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं होता तो पहले जो है फील्डिंग ही करता। तो वो जो बातें थी कि पिच ऐसा खेल रही थी पहले मैच में, सब ऐसे ही था। पर हम सुपर हैं इनके मुकाबले में, तो बहुत टू सुपर हैं यार। तो उस लिहाज से तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया पाकिस्तान। बिल्कुल। और 166 रन पे 9 आउट है। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर तजज़ियाकार, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इकबाल भाई, पहले मैच में 16 रन से सिर्फ हम कामयाब हो सके और आज भी 8 रन पे 3 आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम 166 रन से पहुंची है। ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की, फिर हमें ऑब्वियसली इस सीरीज से तैयारी करनी है एशिया कप की। देखिए अब्दुल गफ्फार, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान का और नीदरलैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है। और आपका ये फीडबैक आ रहा है, मुझे आवाज का वापस आ रही है। जी इसको मैं ठीक कराता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। कंपैरिजन नहीं है और पाकिस्तान की टीम कहीं ज्यादा बेहतर टीम है नीदरलैंड के मुकाबले में। पाकिस्तान के स्पिनर्स को जिस तरह से वो खेल रहे थे, हालांकि शादाब खान जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे तो वो बिल्कुल फिट नजर नहीं आ रहे, या उनकी बॉलिंग में वो काट नजर नहीं आ रही जो माजी का खासा होती थी। लगता है कि वो अपनी बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मोहम्मद नवाज आउट कर रहे हैं और जिस तरह से पार्टनरशिप हो रही थी, टिम कूपर जब खेल रहे थे तो उस वक्त लग रहा था, और डिलाडा खेल रहा था तो उस वक्त लग रहा था कि शायद 200 से ज्यादा रन क्रॉस कर जाए नीदरलैंड की टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और पाकिस्तान ने कोई तब्दीली भी नहीं की। आपको पता है कि एक सेट पैटर्न से पाकिस्तानी टीम खेल रही है, चाहे कोई कमजोर टीम आए चाहे कोई मजबूत टीम आए। मेरे ख्याल में ये तो सीरीज नौजवानों को मौका फराहम करने के लिए थी। और आपने जिस तरह बात की अब्दुल गफ्फार के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, एशिया कप की टीम में जो 3 बैट्समैन शामिल हैं, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद और उनके अलावा हैदर अली, उनको तो आप लेकर नहीं गए, वो डायरेक्ट जाकर वहां खेलेंगे। यहाँ पर आप अपने सलमान आगा को आपने डेब्यू करा दिया जो वहां पर T20 में नहीं खेलेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि ये टीम जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मिलकर बना रहे हैं और सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए हैं और सिर्फ तनख्वाह लेने पर गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं, अगर एक पॉजिटिव है तौसीफ अहमद साहब, और ये है कि नसीम शाह का जब डेब्यू हुआ 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, आज भी शुरू में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमारी बॉलिंग में प्रॉब्लम ये है कि शाहीन भी ओपनिंग स्पेल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये 12-15 ओवर्स हो जाते हैं तौसीफ भाई, तो लगता है कि मिडिल ओवर्स में, जैसे इकबाल भाई ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि जो शादाब खान है उनको तो अच्छी खासी विकेटें ले लेनी चाहिए थी सीरीज में, लेकिन एक विकेट ले सके। सो पहले तो नसीम शाह पे बता दीजिएगा, आपको लगता है कि वो एक शाहीन को सपोर्ट दे सकते हैं आगे चल के, क्योंकि हसन की फॉर्म तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, ये जो मिडिल ओवर्स में इकबाल भाई ने भी निशानदेही की, ये तो हमें चीज एक्सपोज कर सकती है आगे वर्ल्ड कप में। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। और इकबाल ने जितनी बातें की हैं यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक है। और जहां तक आपने नसीम शाह का कहा है, लेकिन प्रूफ किया उसने और अच्छी तेज बॉलिंग की है, स्टंप्स के अंदर की है, पिछले मैच से ज्यादा बेहतर बॉलिंग की है। यूं कि इस टीम के खिलाफ भी आप 60 रन आप लोग बॉलर्स दे दोगे तो फिर वो नहीं है, लेकिन उसने ओवरऑल देखें तो प्रूफ किया कि हाँ जी। लेकिन वही बात है कि अब अच्छी टीम जब आएगी उसके बाद क्या होना है और फिटनेस की क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। और नसीम शाह और जो है शाहीन शाह, अगर आपके पास होंगे दोनों तो बहुत ही अच्छा है। शाहीन शाह के लिए प्रॉब्लम अभी नजर आ रही है हमें, बट अल्लाह करे ठीक हो जाए। बट जो अभी इवेंट हम दूसरा खेलने जा रहे हैं उसके बाद जो है उसमें डेफिनेटली हमें जो है ना एक अच्छी बॉलिंग चाहिए और शाहीन शाह का होना बहुत जरूरी है। और इस लिहाज से मैं कहता हूँ, और आपने मिडिल की जब बात की तो यार बॉलिंग ऑलराउंडर को आप 4 नंबर पे बैटिंग कराए दे रहे हैं, आप तो सारा ही उल्टा कर रहे हैं। वो मतलब मैं तो पहले भी पिछले एक चैनल पे बैठ के मैंने कहा यार क्यों किसी को वो करने की कोशिश कर रहे हो यार, परफॉर्मेंस करानी है करा दो भाई। वैसे ही बॉलिंग ऑलराउंडर है शादाब, कोई बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। और अगर ठीक है उन्होंने कहा हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस तो बहुत पहले से आप दे रहे हो यार, हमें पता है पिछला मैच उसने जितवा दिया अपनी जगह जी जी। अगर दूसरा खेलेगा तो कुछ करके देगा ना, उसको भी तो है। फिर आगा को आप भेजते ना, बैटिंग ऑलराउंडर तो वो है, उसको भेजें आप ऊपर, पता चले उसका भी मतलब ये कि सबको एक जगह रखना चाहते हैं तो फिर तो बात करने का भी कोई फायदा। इकबाल भाई बिल्कुल ठीक कहा तौसीफ भाई ने। मुझे वेस्ट इंडीज की सीरीज याद आ रही है, हारिस का डेब्यू हुआ तो उसको रिजवान को खिलाकर डेब्यू कराया गया और उनको पूरा मौका नहीं मिला, वो टीम में थे भी और नहीं भी थे एक तरह से। दूसरा, बिल्कुल ठीक कहा तौसीफ साहब ने, सलमान अली आगा 8वें नंबर पर डेब्यू पर आ रहे हैं और शादाब उनसे पहले जा रहे हैं। ठीक है, शादाब के वैल्यूएबल रन उस दिन भी बने, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मैच में बने थे, लेकिन उनकी बॉलिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तौसीफ भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शादाब खान जो है बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग पे तवज्जो दे रहे हैं, उनको ऊपर चौथे पांचवे पे भेज रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं ना ये, क्योंकि इस वक्त टीम जीत रही है और इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं बाबर आजम, लेकिन रिजवान तो परफॉर्म नहीं कर रहे। रिजवान के आप गुज़िश्ता 18 वनडे उठाकर देखें तो उन्होंने सिर्फ 2 निस सेंचुरियां बनाई हैं, एक 2020 में इंग्लैंड में एडबास्टन बर्मिंघम में और एक अभी हाल ही में जून में मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अगर आप देखें अब्दुल गफ्फार, पाकिस्तान जो तजुर्बात कर रहे हैं, जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, आप अगर अंदाजा लगाएं कि 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 10 खिलाड़ी जो है मिडिल ऑर्डर में हम ट्राई कर चुके हैं। इफ्तिखार अहमद, हारिस सोहेल, सरफराज अहमद, हैदर अली, सऊद शकील, दानिश अजीज, उसके अलावा आसिफ अली, सोहेब मकसूद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस। तो आप 3 साल में 10 लोगों को ट्राई कर चुके हैं और अब सलमान अली आगा 11वां। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। और कमजोर टीम के खिलाफ भी आप पिछले मैच में फंस गए थे, आपको याद होगा 298 रन करा दिए थे। और आज भी जिस तरह से उनकी पार्टनरशिप डिलाडर
और उनका टिम कूपर की हो रही थी, जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलिंग नजर आ रही थी पाकिस्तान की। और तौसीफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो आपकी बॉलिंग जो है बिल्कुल बैठ गई है। नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन नसीम शाह की फिटनेस का मसला है। पहले मैच में भी आपने देखा वो अपना घुटना पकड़े हुए था, अगर वो ज्यादा जोर लगाता है तो वो अनफिट हो जाता है। चले T20 क्रिकेट के लिए समझ में आ जाएगा कि वहाँ 4 ओवर्स करने हैं उसे, लेकिन यहाँ पर जो 50 ओवर्स की क्रिकेट है कि जहाँ 10 ओवर्स करने हैं, वहाँ पूरा वक्त फील्ड में भी रहना है, तो वो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं समझता हूँ तजर्बात कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान आप बताएं, अब्दुल गफ्फार, इतना आपका तजुर्बा है, नंबर 4 के बैट्समैन है पाकिस्तानी टीम में, वो तो टीम से बाहर थे। अगर यही करना था तो सरफराज अहमद क्यों नहीं खेल सकते थे? उनके भी तो, सरफराज अहमद के भी तो रन थे ना, उन्होंने भी तो 100 किया हुआ है वनडे में। लेकिन रिजवान को बस खिलाए जा रहे हैं। आराम करना भी तो होता है। अगर आप हारिस को लेकर गए, मोहम्मद हारिस को, तो आप उसको खिलाएं। ये क्या बात हो गई कि वो अगर रिजवान के क्लब का लड़का है, रिजवान उसे सपोर्ट करता है, तो रिजवान हारिस को खिला ही नहीं रहा और खुद खेल रहा है। और एशिया कप में हमारे पास सिर्फ एक विकेट कीपर है, ये भी हमें याद रखना है। तो सीफ भाई, अगर हम बात करें तो इकबाल भाई ने ठीक निशानदेही की। दिसंबर 2019 को आए थे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, और अब हमें गाइड कीजिएगा। पहले आपसे ही सवाल है तौसीफ भाई, फिर मैं इकबाल भाई के पास लेके जाऊंगा। क्या हमारे पास बैटिंग ऑप्शन इतने अब ऑर्डिनरी आ रहे हैं कि जैसे इकबाल साहब ने कहा कि 10 बैट्समैन हमने ट्राई आउट कर लिया। आपको याद है वर्ल्ड कप से पहले क्या मजाक हुआ था कि टीम सेलेक्ट हुई, और सेलेक्ट हुई भी अपनी टीम से सेलेक्ट करके दूसरे लड़कों को वापस निकाल के 4 लड़कों को आगे पीछे किया गया। हमें मिड ऑर्डर के प्लेयर मिल ही नहीं रहे, सिवाय आसिफ अली ने जो एक हमें 2 मैचेस जितवाए। लेकिन आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हों या जो एक और मैच था, उसमें चंद बॉलों के अंदर उनका जादू चला था, लेकिन कोई बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस 8-10 मैचों की नहीं थी। मैं अप्रिशिएट करूंगा फिर भी वर्ल्ड कप में मैचेस जितवाए, बट लॉन्ग रन में नहीं था। तो क्या क्वालिटी नहीं आ रही, या हम टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर नहीं है, लड़कों को चांस नहीं मिल रहा? हम क्यों 2 साल में ये सिलेक्शन कमेटी अपना मिडल ऑर्डर सॉर्टेड नहीं कर पाई? लेकिन गफ्फार, बात यह है, नियत पे बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन ये आप जीत रहे हैं ना, तो कोई बात, इकबाल ने जैसे कोई बात नहीं। देखो यार, हम भी जो बातें कर रहे हैं, हम किसी की बुराई की तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो टीम बनाने की बात कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का रोना गाना कब से चल रहा है, और क्यों नहीं ठीक हो सकता? आप अभी की ले लें, छोड़ दें पिछला जो आपने किया नहीं किया, जो टीम बना के ले गए। अभी आप जो भी आपने कर लिया है 2020 के लिए या ये वनडे के लिए, आप शान मसूद को 3 ले आते, खुद बाबर नीचे 4 पे चले जाते, उसके बाद 5, 6, 7 ये जो आपकी बैटिंग तगड़ी हो जानी थी। मगर आपको खिलाना नहीं है, आपने उन लड़कों को रन्स करवाने, उन लड़कों को कंफर्म करना है, और आप अपने उसमें भी कर। यार बाबर देखें अच्छा भला कर रहा है, मैं तो अभी कहा था किसी के साथ ज्यादती मत करो, ऐसा नहीं होता, टीम बनाने की बात करो। मगर मुझे तो पता चला जबकि रमीज राजा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है इसमें, किसी से मेरी बात हुई तो मुझे हैरत भी हुई। लेकिन उसके बाद मैंने एक बात जरूर उनसे कही कि मैंने कहा यार ये नहीं, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मुल्क के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इतने सारे गड़बड़ें हो रही हैं तो इसको कौन देखेगा? जीत हार चलती है, लेकिन हम जो इंडिया की हम बात करते हैं, और खास तौर पे कि भाई आप उनके बैकअप तो देखो। जिम्बाब्वे वो दूसरी टीम भेज दी उन्होंने, सीनियर को सबको रोक के रखा हुआ है, तो हम तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ना इसके ऊपर। बिल्कुल। आखिर में इकबाल भी आपसे सवाल कि जो तौसीफ भाई कह रहे हैं, क्या ये ठीक है कि रमीज राजा साहब की कोई इंटरफेरेंस नहीं है? और दूसरा आपसे वही सवाल कि जैसे आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो करेक्ट है कि 10 हमने एक्सपेरिमेंट कर लिए, खिलाड़ी खिला दिए। सर हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया मिडल ऑर्डर का, या हम लड़कों को चांस नहीं देते? प्रॉब्लम क्या है? तौसीफ भाई वाली बात कि हम टीम बनाना नहीं चाह रहे, और रमीज राजा साहब तो 1 महीने की छुट्टियों पर इंग्लैंड गए हुए, वो वापस आएंगे। वो अभी बीच में उनकी जब हुकूमत बदली थी अप्रैल में, तो उनकी सीट थोड़ी लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर उन्होंने बड़ी तगड़ी सिफारिश लगवाई जिसकी वजह से वो रुक गए। लेकिन क्रिकेट में क्या हो रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमीज राजा एक जबरदस्त किस्म के कमेंटेटर, खिलाड़ी, कप्तान रहे हैं, उनके आने से बेहतर होगी पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन बेहतर होने के बजाय वही है कि प्लेयर्स पावर है। मैं तो यही कहूंगा प्लेयर्स पावर है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिसको चाहे खिलाते हैं। शाहनवाज दहानी को क्यों लेके जाते हैं? घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हैं। सलमान अली आगा की बेटी की विलादत की खुशी में मिठाई बंटवाने के लिए लेके जाते हैं। जाहिद महमूद को क्यों नहीं मौका दे रहे? शादाब खान तो टीम का पक्का है, वाइस कैप्टन है।
ये सब डरते हैं कि इनकी जगह ना चली जाए, और इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, माफिया है, अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं। माफिया इसलिए कह रहा हूँ कि उनको एतमाद है अपने लड़कों पर। सर आखिर में क्विकली मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, आपसे आखिरी सवाल, वो शान मसूद वाली मुझे तस्वीर बड़ी अच्छी लगी तौसीफ भाई की, कि एक तो आपको एक इनफॉर्म प्लेयर जो पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रहा है, इंग्लैंड में टीमों को लीड कर रहा है, उसको डिजर्विंगली टीम में जगह मिली, और नंबर 3 पे आके आने से बाबर का नंबर नीचे हो जाएगा तो मसला कोई नहीं, बाबर वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, पर रिजवान का नंबर बिल्कुल 5वां 6वां ही बनता है, चौथा नहीं बनता, तो तजवीज बुरी नहीं है। मैं बिल्कुल सही है, लेकिन शान मसूद अगर आ गया तो कप्तानी के लाले पड़ सकते हैं ना। लोग समझते हैं कि वो मुस्तकबिल में कप्तान ना बन जाए। जैसे असद शफीक को बाहर निकाला, जैसे इमाद वसीम को निकाला, तो सियासत बड़ी गंदी है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिससे बासलाहियत क्रिकेटर्स का जो है ना उनके हक पर डाका डाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आप हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस अगले पार्ट में भी, उनसे बात करेंगे कुछ पाकिस्तान नीदरलैंड दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच की, हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो ब्रेक के बाद बड़ी अपडेट है जनाब, नीदरलैंड्स की टीम 186 रन बनाकर ऑल आउट हुई है। पाकिस्तान को दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जीतने के लिए अब 187 रन की जरूरत है, और आज 3 विकेटें हासिल की हारिस रऊफ ने सिर्फ 16 रन देकर, मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की 42 रन देकर। सो तौसीफ भाई हमने सीरीज पे तो बड़ी ओवरऑल बात कर ली, 186 आई थिंक इतना मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक नीदरलैंड 8 रन पर 3 विकेटें गंवाने के बाद एटलीस्ट उन्हें फाइटिंग टोटल किया है और उस पर बड़े प्राउड होंगे वो। होना चाहिए, और मैंने कहा ना आपको कि ऐसी टीमें अगर किसी अच्छी टीम के खिलाफ 50 ओवर पूरे खेलती है ना, तो मैं क्रेडिट देता हूँ, इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि अच्छी बॉलिंग के आगे 44 ओवर खेले, 44 ओवर खेले, बिल्कुल ऑलमोस्ट चले ही गए थे ना, वो उनकी विकेट नहीं गिरे, अब तकरीबन उन्होंने कवर तो किया ना जो 3 विकेट गिरने के बाद, जैसे आपने कहा, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम, और कहीं से भी नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ हमें प्रॉब्लम। यार आप ये बातें खत्म हो गई कि क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, और भाई हर किसी के खिलाफ नहीं हो सकता। इनको तो 400 रन 450 रन इनको टीमों ने मारा है ना यार, ठीक है, वो अब टीम है उनकी तो खेल रही है, तो फिर उनको मारो इस तरह। अब तो हम अगर मुवाजना करें तो हमें 400 रन करने चाहिए, 350 से ऊपर रन करने चाहिए इनके खिलाफ, तो मतलब उस लिहाज से देखते हैं तो क्रेडिट हम इनको ना सिर्फ 498 इंग्लैंड के खिलाफ किए, इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ, बल्कि हमने तो 298 उल्टा करवा दिया, तो ना बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कहीं हमारी थोड़ी सी मुझे परेशान लगी। लेकिन बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपका, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब जो इस पर लॉर्ड से मौजूद हैं और मैच कवर करें इंग्लैंड का जिसमें 27 रन पे कोई आउट नहीं। लेकिन मुनीर साहब पहले इस मैच के बता दीजिएगा, आई थिंक बड़ा जबरदस्त कल बॉलिंग स्पेल किया साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने, और साथ साथ ऑब्वियसली नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डोमिनेट नहीं दिखाई दे रही, लोग तसल्ली नहीं कर पा रहे। वजह 498 को देखते हैं इंग्लैंड के, वो कहते हैं जी हमें भी ऐसे ही खेलना चाहिए, बट हम ऐसा क्यों ही खेल पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, पहला मैच आप बमुश्किल 16 रन से जीते, आज आपने थोड़ा अर्ली उनको आउट कर लिया है, लेकिन तौसीफ भाई का कहना बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को तो यहाँ पे डोमिनेट करना चाहिए, अब अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। 350 रन करते, अगर उनको आउट करना था तो जल्दी आउट करते, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अगर मैच जीत लेता है तो फिर थोड़ा सा क्रेडिट पाकिस्तान को देना पड़ेगा, इसलिए कि शाहीन अफरीदी भी नहीं है और थोड़ा सा सेटल होने में शुरू में पाकिस्तानी टीम टाइम लगाती है। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गफ्फार वार्म अप क्रिकेट लॉर्ड्स के मैदान में, दुनिया का खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ दूसरे दिन का खेल इस वक्त हो रहा है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच है, और यहाँ इस वक्त सूरत ये है कि लंच के बाद बस खेल शुरू होने वाला है। दोनों टीम प्लेयर, दोनों बैट्समैन भी क्रीज पर आ चुके हैं और फील्डिंग भी सेट हो चुकी है। सिचुएशन ये है कि पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने अब तक 27 रन बनाए हैं और उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। इससे पहले आज इंग्लैंड ने 116 रन 6 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग शुरू की थी और 49 रन का इजाफा करके पूरी टीम 165 रन बनाकर आउट हो गई। तो कल बहुत अच्छा खेले तो ओली पॉप आज 73 रन बनाकर आउट हो गए, उनके अलावा कोई अच्छी इनिंग नजर नहीं आई। उस वजह बड़ी ये थी कि यहाँ मौसम बहुत ज्यादा बॉलर्स के लिए आइडियल कंडीशन थी। कल बारिश भी हुई और अबरालुद मौसम था। चलिए मुनीर साहब, आपने बताया बारिश का तो लग रहा है कि रॉटरडैम हो, कराची में हम यहाँ बैठे हुए हैं या लॉर्ड्स, तो लगता है बारिश सब जगह एक कॉमन फैक्टर है और कहीं रहमत है तो कहीं थोड़ी रहमत जैसे कराची में बनी हुई। लेकिन चलिए प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे तो हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुराम रिप्ले में खुशामदेद। आखिर में बात करते हैं इरफान महसूद की, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 54 रिकॉर्ड अपने नाम करा चुके हैं। तमगा बराए उसने कारकर्दगी भी मिला है इनको, बहुत मुबारकबाद भी है। इरफान, एक और रिकॉर्ड आपका, और 54 हो गए माशाल्लाह, और ये रिकॉर्ड आपके सामने ही है। और आज जो आपने रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड के हवाले से मैं बता देता हूँ कि ये जो आपने सामने वीडियो भी आपके पास चल रही है, ये है जनाब 100 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 1 पाउंड से 52 पुशअप करके रिकॉर्ड आपने बनाया। 54 हो गए इरफान, तो क्या सेंचुरी का मूड है? इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। तो डेरा इस्माइल खान में आपकी एकेडमी, बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं। इरफान, ये सारा जो नेचुरल टैलेंट है, मेहनत है, जो इतने रिकॉर्ड्स आप बनाते हैं, इसके पीछे मेहनत कितनी होती है? हम तो सिर्फ वो वीडियो देखते हैं जो आप हमें भेज देते हैं, उससे पहले कितनी मेहनत करते हैं हर रिकॉर्ड के लिए आप? इस रिकॉर्ड्स, ये जो रिसेंटली एक रिकॉर्ड था पुशअप्स का, चूंकि मेरे 29 पुशअप्स के गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा गिनीज रिकॉर्ड्स हैं। तो कुछ रिकॉर्ड इस तरह होते हैं कि उसके लिए 2 महीने 3 महीने, कुछ रिकॉर्ड इस तरह होते हैं कि 1 साल 2 साल तक भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। डिपेंड करता है रिकॉर्ड्स कि वो कितना टफ रिकॉर्ड है, तो उसी के मुताबिक हमने प्रैक्टिस करनी होती है, 3 घंटे 4 घंटे डेली वर्कआउट। तो इरफान, आप कौन सा रिकॉर्ड है जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं और जिसके लिए अटेम्प्ट करेंगे आप? रिकॉर्ड्स, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, भिजवाए हुए हैं, उसकी क्या इंतजार के शायद वो अप्रूव हो जाए। कुछ रिकॉर्ड्स ये कि उसके लिए जंप स्क्वाट्स है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्क्वाट्स के रिकॉर्ड्स हैं। तो कोशिश ये है कि मुझे बड़ी खुशी है इरफान कि फाइनली आपकी हौसला अफजाई हुई। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि इतने आप रिकॉर्ड बनाते हैं, कोई आपको प्राइड, कोई आपको कोई कहीं से अवार्ड मिल जाए तो खुशी है। वो जो आपकी इतने सालों की मेहनत है, इतने सारे पाकिस्तान के रिकॉर्ड बनाए, उसका सरकारी तौर पे एतराफ़ हुआ। और आई थिंक इससे बड़ी कोई एजाज़ की बात हो नहीं सकती जब हुकूमत आपको सरकारी तौर पे किसी एजाज़ से नवाजे। बिल्कुल, ये कई सालों से लगातार हम मेहनत कर रहे थे। आखिरकार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस प्रेसिडेंशियल जो अवार्ड है उसके लिए मेरी नॉमिनेशन हुई है। तो ये हौसला अफजाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे क्लब के स्टूडेंट्स की है। मार्शल आर्ट से रिलेटेड जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी हौसला अफजाई है। वो भी ये देख के मेहनत करेंगे कि इरफान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे क्लब के बच्चे जो हैं वो मजीद बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। आपको दोबारा भी जरूर बुलाएंगे जब पुराने में थोड़ा अभी क्रिकेट चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल इंटरव्यू भी करेंगे। और आप इसी तरह हमें इंस्पायर्ड करते रहें, अपने स्टूडेंट को इंस्पायर्ड करते रहें, नए नए रिकॉर्ड्स बनाएं और पाकिस्तान के लिए एजाज़ात हासिल करें। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।